प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं अगला सेट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका बी ए और बी बी सेट करवा दिया गया है। इसके बाद में आप बी सी देख रहे हैं और फिर बी डी और फिर बी ई और फिर बी एफ, इस तरह से जो भी सेट्स हैं वो सारे मैं अपलोड कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। और इस प्रश्न पत्र में जो मेरे को कमेंट किया गया वो भी मैं बता दूं आपको, आप बहुत प्यार मिला है और उस प्यार के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने सारे सेट्स पढ़े थे वो सारे के सारे 90 पार गए हैं। ये न्यूमेरिकल बच्चों ने कमेंट किया कि सर जो बी पार्ट खंड ब होता है, बड़े प्रश्न जो होते हैं 4-4 अंक के, उनमें जो न्यूमेरिकल आता है ना, जो आपके ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, इनको भी सॉल्व करवा देना। तो मैं कहा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल सॉल्व करेंगे, तो हम इनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बच्चों ने रिक्वायरमेंट मांगी, उसको हम देंगे। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, कई बच्चों का ये भी कमेंट था कि सर हमारे को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही कि आपने वीडियो कब डाला। तो आप भैया सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ध्यान रखना, घंटी वाला बटन नहीं दबाओगे तो क्या होगा, आपसे वीडियो छूट जाएगी और फिर बाद में पछताओगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को पहले प्रश्न से। प्रश्न पूछ रहा है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच एक वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का होगा। कहीं अनंत, बहुत दूर अनंत है, मान लो कहीं होगा बहुत दूर अनंत है, और P कहीं है, ठीक है। तो अब इसको समझो रे डायग्राम से, तभी आपको समझ में आ पाएगा। सबसे पहले तो हमको दिया क्या है कि दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है, तो दर्पण बना लेते हैं उत्तल वाला। तो यहाँ पे मैं इसका एक अपना क्या करते हैं, गोला बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह का एक दर्पण बना लेते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी फिर और बेहतरीन तरीके से। अच्छा, अब इस दर्पण का हमें पता है कि इसमें आधा हिस्सा हटा हुआ होता है, तो आधा हिस्सा हटा देते हैं इसमें से, ठीक है। ये हो गया आपका दर्पण। अब दर्पण जो होता है, इसके पीछे का पॉलिश किया हुआ क्षेत्र होता है। आप सभी को पता है कि दर्पण के पीछे का जो क्षेत्र होगा हमारा कैसा होगा, ये पॉलिश किया हुआ होगा। तो यहाँ पर सब कुछ पॉलिश किया होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है सामने वाली होगी इसके। तो इस तरह से हम इसको पॉलिश कर देते हैं पीछे से। ये हो गया आपका दर्पण। अब दूसरी चीज इसने बोला, इस दर्पण के जो सेंटर पे जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर कहीं दर्पण का जो होगा, यहाँ पर कहीं पोल होगा, ठीक है। मुख्य जो प्रिंसिपल जो होती है ना आपकी पोल, ध्रुव, ध्रुव यहाँ कहीं होगा। अब इस ध्रुव से देखो ध्यान से, ध्रुव और अनंत के बीच, अनंत एवं उत्तर दर्पण दर्पण के ध्रुव P के बीच कोई एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो अभी P है और कहीं अनंत मान लो बहुत दूर है, मान लो अनंत यहाँ पर होगा कहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अनंत मान लो इधर कहीं होगा। तो इस P और इस अनंत के बीच में वो वस्तु रखी गई है। ये समझ में आया आपको। चलिए तो अब हम लाइन बनाते हैं, मुख्य अक्ष बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ताकि जब हम वस्तु को रख पाएं इस अक्ष पे। तो ये हमारा जो है मुख्य अक्ष हो गया इस तरह का। अब इस मुख्य अक्ष पे कहीं अनंत पे जो है कोई वस्तु रखी गई है, तो एक वस्तु मैं जो है यहाँ पे बना लेता हूँ कि ये वस्तु जो है इस पे रखी गई होगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वस्तु, ठीक है। अभी समझ में आया। यहाँ पर कहीं मैंने बताया इस साइड में जहाँ पे मैं एरो दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या है, अनंत है, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से अनंत और P के कहीं बीच में एक वस्तु रखी हुई है, तो हमने P और अनंत के बीच में एक वस्तु रख दी, और ये है आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। अब जानते हो आप P से जितनी दूर F लोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि P से जितनी दूरी पे मैं F लूंगा, यहां पर मान लो कि मैं इस जगह पे F लेता हूं, तो उतनी ही दूरी पर, जहां से P से जितनी दूरी पे मैंने F लिया है, उतनी ही दूरी पर मुझे क्या लेना है, कर्वेचर लेना है, C लेना है, ठीक है। ये समझ में आया। आपको स्कूल में सिखाया होगा कि जितना दूरी P से F का होता है उतनी ही दूरी F से C की होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलो अब आपको ये पता है, ये जो वस्तु रखी गई है, ये क्या रखी गई है, वस्तु है। क्या है ये, वस्तु है। इसका हमें बिंब बनाना है, इसमें क्या है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो इस वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणें यहां से पास करानी पड़ती है। दो किरणें हम जहां पास करा देंगे और जहां पे वो आपस में एक दूसरे को काटेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वस्तु की पहली किरण जो है, मुख्य अक्ष जो आप देख रहे हैं, ये लाल वाली पूरी लंबी लाइन है, इसको हम मुख्य अक्ष के समानांतर खींचते हैं। पहली किरण जो हमारी बिल्कुल मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो ये हमने मुख्य अक्ष के लगभग समानांतर बना दी। अब आपको पता है कि पीछे तो पॉलिश किया हुआ है, तो ये जो है दर्पण से टकराने के बाद इस तरह से परावर्तित होती है किरण कि ऐसा लगेगा कि ये जो है ना फोकस से पास हो रही है। यानी कि मैं अगर इस तरह से बताऊं तो ये फोकस से पास हो रही है, तो इसका मतलब मैं इसको कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां पर आकर के ये इस तरह से वस्तु चली जाएगी। यानी कि ये बिंब की जो है वस्तु की जो किरण है वो आकर के दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद जो है इस तरह से इस दिशा में ये चली गई। अब इस दिशा में चली गई तो भाई वस्तु के पीछे तो ये आई नहीं, तो वस्तु के पीछे क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा। जब हम बनाते हैं तो ध्यान रखना कि वो वस्तु जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आभासी हो जाएगी, ठीक है। वो रियल नहीं होगी। रियल तभी होगी जब अपने आप किरण आए
और दर्पण से टकराए और फोकस से पास हो जाए, लेकिन ये फोकस से तो पास हो नहीं रही है, लेकिन हमें ऐसा दिखाना होगा कि ये फोकस से कहीं ना कहीं पास हो रही होगी, तो हम कहते हैं कि ये फोकस से कुछ इस तरह से पास हो गई होगी। अगर ये इस तरह से हमने दिखाया तो इसको हम डॉटेड लाइन में दिखाएंगे, क्योंकि ये दर्पण से टकराने के बाद उधर जा रही थी, समझ में आ रहा है। लेकिन हम जब इसको लेके आएंगे तो हमारे को इसको डैश डैश दिखाना होगा, तो इसको डैश डैश कर देते हैं। इस तरह से हम काट देते हैं इस लाइन को कि भैया डैश डैश हो गई लाइन, ठीक है। इस तरह से ये डैश डैश लाइन बना देते हैं कि भैया ये डैश डैश लाइन है, ध्यान रखोगे, दिख रहा है आपको, डैश डैश कर दिया हमने इसको, तो ये डैश डैश की लाइनें हैं। तो इस तरह की ये लाइन जो है पीछे वाली गई है आपकी, जिसको हमने बढ़ाया, क्योंकि जो यहाँ से बिंब से यानी वस्तु से जो बिंब आई थी वो दर्पण से टकराने के बाद ऐसे परावर्तित होती है, ऐसा लगता है कि वो फोकस से पास हो रही है, तो इसीलिए आपको दिख रहा है कि ये एफ पे जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब वस्तु का बिंब बनाने के लिए मुझे एक किरण और चाहिए, जिसका रूल क्या कहता है हमारे बिंब बनाने का, कि हम वस्तु से उस किरण को ऐसे लेके जाएं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन को और बढ़ा देते हैं, ये रहा। अब हम वो जो दूसरी लाइन है उसको ले लेते हैं, क्लियर हुआ। तो यहां से जो दूसरी लाइन मैं लेके जाऊंगा, ये आपका यहां से देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है किरण ये इस तरह से गई है, ठीक है। दर्पण से टकराने के बाद में वापिस इधर ही चली जाएगी, दर्पण से टकराएगी और ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है। दर्पण से टकराएगी, देखो दर्पण के पीछे तो पॉलिश है, तो इसलिए दर्पण को तो क्रॉस नहीं करेगी, दर्पण पे आएगी और दर्पण से ऐसे ही चली जाएगी। अब जैसे ही चली जाएगी तो हमें पता है कि जो किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाते हुए, सी की तरफ जाते हुए दिखाई देती है, वो सी से वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये सी से वापस उसी दिशा में लौट गई, लेकिन हमने पीछे इसको बढ़ा दिया है, ठीक है। पीछे हमें को नहीं बढ़ाना चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, इसको आगे छोटा कर देते हैं। तो छोटा कर दूं मैं इसको, तो ये देखो अभी मैं इसको सी को लेके आया, तो यहां पर देखो इस जगह पे ये लिखो, ठीक है। अभी देखो हमने एक तो बिंब लिया जो सीधी आपके मुख्य जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, ये आपका जो मुख्य अक्ष है इससे समानांतर खींची, जो दर्पण से टकरा के इस तरफ चली गई, लेकिन जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है वो फोकस से पास होती है, तो हमने उसको पीछे बढ़ाते बढ़ाते फोकस से पास करा दिया, ठीक है। और दूसरी जो है किरण हमने ली इस तरह से कि वो सीधे सीधे जाकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, लेकिन पीछे तो मिरर के पॉलिश है, तो वो तो सेंटर से यहाँ से कर्वेचर से तो पास होगी नहीं, तो क्या होगी, मिरर से टकराई आई तो इधर से ऐसे आई है, और जो है टकराने के बाद किधर गई है, इस वापस इस तरफ चली गई है, तो टकरा करके वापस उसी दिशा में चलेगी, उसी लाइन पे ही चली गई वो, ठीक है। रिफ्लेक्ट जो है सेम लाइन पे ही होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि भैया पीछे सी तक तो पहुंची नहीं, तो सी तक नहीं पहुंची तो हमारा क्या काम है, हमें इसको सी तक पहुंचाना है, तो फिर से हम इसको डैश डैश लाइन करके हम इसको आगे सी तक पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको सी तक पहुंचा दिया। अब इसको हम डैश डैश बना देते हैं, क्योंकि ये हमने पहुंचाया है। अगर ये खुद पहुंचती तो डैश डैश करने की जरूरत नहीं थी, जब हम खुद पहुंचाते हैं तो हम इसको डैश डैश लाइन से दिखाते हैं, यही हमारा रूल है, ठीक है। तो हमने इसको डैश डैश से दिखा दिया। अब इस दोनों डैश डैश लाइन जहां पे आपस में एक दूसरे को काट रही है, वहीं पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर ही बन रहा है, लाइन के ऊपर ही बन रहा है। अगर लाइन के नीचे बनता तो उल्टा बनता, लाइन के ऊपर बनता है तो सीधा ही बनता है। तो हम यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाएंगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है। अब वस्तु का प्रतिबिंब आपने देख लिया कहाँ बना है, तो आप कहोगे कि गुरुजी ये तो बना हुआ है हमारे पी फोकस और पी यानी ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है। ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बना, तो हमने इसमें पूछा कहाँ बनेगा, तो वो बोल रहा है कि पी और एफ के बीच में बन रहा है। यहाँ पे भी पी और एफ के बीच में बन रहा है, दोनों ही ऑप्शन में सेम चीज़ है। चलो कोई बात नहीं है, हम आगे देखते हैं ना, आभासी बन रहा है। मैंने बताया जब लाइन को हम खुद बढ़ाते हैं, जब डैश डैश लाइन होती है तो वो आभासी बनता है, तो आभासी तो इसमें भी है इसमें भी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि प्रतिबिंब वस्तु का सीधा ही बना, ये क्या है आपका इमेज है, यानी कि ये बिंब है। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका क्या बना है, बिंब बना है, बिंब या प्रतिबिंब बोलो, ठीक है। तो ये बिंब कैसा बना है, सीधा बना है, तो यहाँ पर सीधा वाला आंसर सही हो गया, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से ये रे डायग्राम आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने दर्पण के पीछे इसको बढ़ा करके खुद बनाया है, तो इसीलिए आभासी हो गया, और यहाँ पे दर्पण के पीछे जो बिंब बना है वो सीधा ही बना है, तो इसीलिए हमारा आंसर पहला वाला करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न की बात करें,
अगला प्रश्न देखिए, ध्यान रखना, घंटी की बटन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा देना, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? तो प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है उसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो तीसरा प्रश्न है इसको देखिए, और सेट सारे पढ़ना, कोई भी सेट छोड़ना मत। कोई भी बच्चा चाहता है कि अपने आप को सक्षम 10वीं में महारत हासिल करना, तो सेट कोई भी मत छोड़ना। कोई बच्चा अगर इस गलत फहमी में रह रहा है कि मैं एक ही सेट पढ़ूंगा, कि मैं बीए पढ़ूंगा या मैं बीसी ही पढ़ूंगा या बीबी ही पढ़ूंगा, तो वो सबसे बड़ी गलती करने वाला है या कर रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ तीसरा जो प्रश्न है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समानांतर क्रम में काट देते हैं और फिर उसको समानांतर क्रम में हम जोड़ देते हैं। क्या कर रहे हैं? हम काट रहे हैं। कितने टुकड़ों में काट रहे हैं? ध्यान रखना, यहाँ पर आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान कितना दिया? आर दिया। इसको कितने बराबर भाग में बांट रहे हैं? 3 बराबर भाग में बांट रहे हैं और फिर इन टुकड़ों को हम समानांतर क्रम में जोड़ दे रहे हैं और संयोजित कर दे रहे हैं। और जब इसको जोड़ देते हैं तो संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध यानी कि उसका मान हमको दे रहा है कि भैया आर डैश आएगा, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि आर बटे आर डैश का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो समझ लीजिए इसको भी आराम से समझदारी से देखिए। ये बोल रहा है कि आर प्रतिरोध के तार को 3 टुकड़ों में बांट रहे हैं। तो आर प्रतिरोध है, तो आर प्रतिरोध 1 बटे 3, ठीक है। आर प्रतिरोध को हमने 3 टुकड़ों में काटना है। तो आर को 3 से डिवाइड किया, एक टुकड़ा हो गया। आर को 3 से फिर से डिवाइड किया, दूसरा टुकड़ा हो गया। और आर को ही 3 से डिवाइड किया, ये तीसरा टुकड़ा हो गया। ये समझ में आ गया? चलो, अब ये बोल रहा है कि इन टुकड़ों को जो है समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, क्योंकि आर बटे में कन्फ्यूज हो जाओगे, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये वाला जो टुकड़ा है आप जो देख रहे हैं, ये पहला वाला, ये वाला टुकड़ा एक है और दूसरा टुकड़ा ये है और तीसरा टुकड़ा ये, 3 टुकड़े हमने बना दिए। और तीनों टुकड़े का नाम मैंने माना कि ये R1 है, ठीक है। अब ये R2 है और ये जो है ये R3 है, ठीक है। समझ में आया? इतना तो समझ में आया। चलो, हमने टुकड़ों के नाम रख लिए R1 R2। अब ये क्या बोल रहा है? समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है कि 1/R1, जो हमने R1 माना है उसको R1 मानते हैं, बाद में मान रख लेंगे। R1 प्लस में 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया? इसको हमने समानांतर क्रम में जोड़ दिया और समानांतर क्रम का संयोजन कितना दिया है? आर डैश दिया है, यानी इनको जोड़ दोगे तो ये किसके बराबर है? आर डैश के। और समांतर में क्या होता है? 1/, में जो भी तुल्य प्रतिरोध आता है वो 1/, में लिखा जाता है। तो 1/, में आर डैश। यहाँ तक समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब हमारे को आगे क्या बोल रहा है कि हमें R अपॉन में R डैश का अनुपात निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे ना। तो अब देखिए, R1 का, R2 का, R3 का जो हमने मान मिला है हमारे क्वेश्चन से, R/3 R/3 R/3, इन तीनों जगह पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं, ठीक है। तो मान रखिए सबसे पहले इनके। तो यहाँ पर जो है 1/, क्या हो जाएगा? ये आपका R/3, क्योंकि R1 का मान ये है। इसी तरह से R2 का मान ये है और R3 का मान ये है। यहाँ पे रखते हैं प्लस में 1/R/3। इसी तरह से इसका भी रखते हैं 1/R/3 और इसका पूरा का पूरा प्रतिरोध कितना है? 1/R डैश दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ये समानांतर में है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखो, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, 1/R/3 जो होता है सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो हम इसको जब लिखते हैं तो हम क्या लिख देंगे? इसको हम लिखेंगे 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R, और इसका मान कितना है? 1/R डैश के बराबर। सही है? यहाँ तक समझ में आया सभी को कि हमने भाई इस वाले संयोजन को, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है तो कैसे लिख देते हैं? नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे कितना हो गया? देखो, सभी का लघुत्तम लोगे तो सभी का मान R आएगा। तो यहाँ पे तो नीचे लिख दो R, ठीक है। ये कितना है? R। अच्छा, यहाँ पे देखो 3 और 3 और 3, क्योंकि लघुत्तम सबका R है तो ऊपर वाले सारे जुड़ जाएंगे। तो 3 + 3 + 3 9 हो गए। तो 9/R बराबर हो गया 1/R डैश। समझ में आया? अच्छा, अब हमारे को क्या मान निकालना है? R/R डैश निकालना है। तो इस R को उधर ले जाऊं तो R/R डैश हो जाएगा। इसको इधर ले आऊं, क्या करूं? देखो ध्यान से, इसको मैं उधर ले जाता हूं। तो यहां पे देखिए, ये हो जाएगा आपका, गुणा कर लेते हैं, तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणा जब करोगे तो इस तरह से देखो, ये तिरछा इधर कर लो ऐसे और ये कर लो ऐसे। हमें बनाना क्या है? R/R डैश बनाना है। देखो, R/R डैश यानी कि इस R को मैं इधर लाऊंगा, इस R को मैं इधर लाऊंगा तो एक उधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे?
यहाँ पे लिखता हूँ 9, ठीक है, बटे में ये वाला एक इधर आएगा, यहाँ पे आ गया, बराबर में नीचे तो आर डैश हमें लाना ही है, तो आर डैश तो नीचे रखूंगा, और यहाँ पे जो आर था, यहाँ पे जो ये आर था, ये एक की जगह चला जाएगा, तो ये हो गया आर बटे आर डैश। यही मान हमें निकालना था। आप जानते हो 9/1 का मतलब क्या होता है, 9 ही होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ होगा, मेरे हिसाब से सब कोई समझ चुका होगा इस चीज को, ठीक है। क्योंकि हमें आर डैश बटे आर नहीं लेना है, हम इस आर को उधर ले जाते तो आर डैश बटे आर हो जाता। हमसे पूछ क्या रहा है, आर बटे आर डैश, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो। अगर ये उल्टा पूछता तो 1/9 हो जाता, क्योंकि आर डैश उधर ले जाओगे तो ये 9 इधर आएगा, तो 1/9 होता आर डैश बटे आर। लेकिन हमसे पूछ रहा है आर बटे आर डैश। ओके, चलिए अगला जो प्रश्न चौथा है, आप इसको देखिए। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, सभी को पता है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो सब बोलेंगे सर हमें पता है, वाट होता है। बहुत अच्छे, डब्लू से हम इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्लू से, ठीक है। पांचवा जो प्रश्न है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा होता है, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम फ्लेमिंग के हाथ का नियम होता है। लेकिन कौन सा हाथ के नियम होता है, वो होता है राइट हैंड रूल, यानी कि दाएं हाथ का नियम। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देखिए छठा प्रश्न। छठा प्रश्न जो है इसमें आपसे क्या बोल रहा है, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा, धारा दे रखी है, ठीक है, और लंबाई दे रखी है, तथा लंबाई को लंबवत बी तीव्रता, तीव्रता दे रखी है बी वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। उस पर लगने वाला बल, भाई बहुत सिंपल सा है, देखो इस पर लगने वाले बल का जो मान होता है ना, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ क्या है, वो लगने वाले बल को निकालना है। तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें सारे गुणा हो जाते हैं, कि धारा जो है उस धारा के साथ में हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। धारा गुणा में जो आपकी लंबाई है, इस लंबाई को लेते हैं और इसके साथ फिर से गुणा कर देते हैं हम किसको, हम गुणा कर देते हैं तीव्रता को, ठीक है। तो इसमें b को भी गुणा कर देते हैं। अब समझ में आया। और इसके साथ में इसमें सदिश लगा होता है, क्या लगा होता है, सदिश राशि। सदिश तो अदिश और सदिश राशि तो आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो 11वीं और 12वीं में साइंस लोगे तो ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो f बराबर जो है, कई इस तरह के क्वेश्चन है ना स्कूल में भी नहीं बताए जाते। तो f बराबर I, यानी कि देखो f बराबर धारा गुणा में लंबाई गुणा में तीव्रता, ठीक है। एफ फोर्स बराबर, यानी बल बराबर, ये बल बराबर क्या होता है, धारा गुणा में लंबाई गुणा में तीव्रता। सही है, ये सब समझ में आ गया। लेकिन जो लंबाई और तीव्रता होती है इसके ऊपर सदिश लगा होता है, जिसको हम वेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। वेक्टर मतलब तीर का निशान, ठीक है। तो इसी एफ को अब हम यहाँ पे लिखें, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। अब देखो ये आई तो आई रहेगा, गुणा में जो इसका वेक्टर है, ये तीर वाला निशान जब हटाएंगे हम, ध्यान रखना जब तीर वाला निशान हटाएंगे तो यहाँ पर ये एल बन जाएगा और गुणा में बी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये वेक्टर वाला निशान हटा रहा हूँ, और इसमें बोला है क्या, लंबवत। लंबवत का होता है 90 डिग्री। लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अच्छा, जब ये वेक्टर का निशान किसी भी, कभी भी लाइफ में ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, कभी भी जब ये तीर का निशान हटाते हैं ना हम, वेक्टर फॉर्म जिसको सदिश बोलते हैं, इसको हटाया जाता है जहाँ से, उसके साथ में क्या हो जाता है, गुणा में साइन थीटा हो जाता है। क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। क्लियर हुआ। अब एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। यानी कि इंटू क्या है, डॉट डॉट डॉट, यार नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। तो ये तो समझ में आ गया, आई इंटू बी इंटू एल साइन थीटा। लेकिन ये लंबवत बोल रहा है, यानी कि थीटा का मान कितना दे दिया इसने, लंबवत में थीटा का मान होता है 90 डिग्री। लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखूंगा, 90। तो यहाँ रख दीजिए आई गुणा में एल गुणा बी और साइन 90 डिग्री, और 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 90 डिग्री का मान होता है आपका 1। तो यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में आई एल बी, ठीक है। आई एल बी या आई बी एल, कुछ भी बोलो, आगे पीछे कर लो। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपके पास में सी ऑप्शन करेक्ट होता है, आई बी एल, ठीक है। आई बी एल लिखिए, आई या आई एल बी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे पीछे करने से। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवें प्रश्न की तरफ देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है, तो आपको अच्छी तरह से पता है, सूर्य का जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है उपखंड ख। अभी तक हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस किए, अब हम आते हैं केमिस्ट्री वाले पार्ट पे। अब हमारे यहाँ से शुरू होता है केमिस्ट्री, उसके बाद में आएगा बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री वाले पार्ट पे आ चुके हैं। उपखंड ख, आठवां प्रश्न जो शुरू
होता है, इसमें बोला है रासायनिक समीकरण दिया है आपको BaCl2, ये जलीय है, ठीक है, और H2SO4 जो हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी जलीय है। जब इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं तो ये हमारे को BaSO4 ठोस दे रहा है और HCl जो है ये जलीय दे रहा है। जब ये ठोस बनता है तो ठोस जो अभिक्रिया होती है, ठोस जो बनाता है उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें हमारा क्या बन जाए, आपका ठोस बन जाए, ठीक है। तो हमारा कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। जब भी हमारा जलीय विलयन से ठोस बन जाएगा, छोटा सा मैं आपको ट्रिक याद करवा रहा हूँ, जब भी आपका प्रोडक्ट में ठोस बनेगा तो वो आपका अवक्षेप देगा। अवक्षेप मतलब होता है कुछ दिखाई देगा, उस पानी में ठोस डाला हुआ दिखाई देगा कि हाँ भाई इस पानी के अंदर या फिर उस जलीय विलयन में कुछ टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नवा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। याद रखिएगा इसको, बढ़िया तरीके से कभी कभी पूछता है ये। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 गुणा में 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है, इस विलयन का पीएच मान होगा। इस क्वेश्चन में जो हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया है ना, सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए कि ये सांद्रण जो है किसका है, हाइड्रोक्साइड आयन का है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन कैसे लिखते हैं हम इसको लिखते हैं OH माइनस, OH माइनस। ये क्या है, OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो OH माइनस इसका सांद्रण दिया हुआ है, OH माइनस आयन का सांद्रण यानी हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण हमारे को इतना दिया हुआ है। और जो पीएच इसने पूछा है, तो पीएच निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो जनरली क्लासेस में डिस्कस नहीं किया जाता, बहुत ही कम कॉमन और रेयरली जो है डिस्कस किया जाता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वो फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं पीएच निकालने का, तो पीएच का मान जो होता है वो होता है हमारा -log H+ आयन, ठीक है। इस तरह से ये लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो एक चीज और, जब यहाँ पे H+ आयन का हमें निकालना है पीएच, ठीक है, यहाँ पे इस विलयन का पीएच निकालना है, यानी कि यहाँ पर H- है और हमें H+ का निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला इसी के साथ में हमारे को हमेशा याद रखना है। जब पीएच का ये मान होता है तो हमारे को एक फॉर्मूला और यूज़ करना होता है जिसमें H+ आयन आपका रहता है, ठीक है। ये साथ में गुणा होता है OH- आयन, OH नकारात्मक आयन, ठीक है। और इनका दोनों का गुणनफल का मान जो होता है 1 गुणा में 10⁻⁻14 होता है, 10 की घात -14 होता है, ठीक है, -14 होता है, ये चीज़ याद रहेगी। अब यहाँ पर देखोगे कि ये OH का मान दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर H+ तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें H+ का निकालना है, तो इसको तो हम ऐसे ही रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर OH- का मान मेरे को 1 गुणा में 10 की घात -12 दे रखी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ कि यहाँ लिख दूँ, चाहे तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे H+ आयन मुझे निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 गुणा में 10 की घात -14 तो हमारे पास है ही, और यहाँ पे ये गुणा में है इसके साथ में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो इसके नीचे क्या लिख दूंगा OH- आयन, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब जो है मेरे को H+ आयन निकालना है। पहले H+ आयन की सांद्रण निकाल रहे हैं हम, सांद्रण निकाल रहे हैं, सांद्रता निकाल रहे हैं। H+ आयन की सांद्रता हो जाएगी 1 गुणा में 10 की घात -14 बटे में हमारे पास OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रण कितना दिया है, 1 गुणा में 10 की घात -12, तो यहाँ लिख लीजिए 1 गुणा में 10 की घात -12। अब जो है हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे ये -12 है, ये -14 है, तो यहाँ पे H+ आयन बराबर जो हो जाएगा ये 1 गुणा में 10 की घात -14, और ये नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का आपका 12 आ गया, ठीक है। तो ये -14 है, ये 12 है, तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे आया 1 गुणा में 10 की घात -2 आ गई, ठीक है, -2 आ गई। 1 गुणा रखो ना रखो कोई फर्क नहीं, यानी 10 की घात -2 हमारे पास इसका जो है ये आया सांद्रण, H+ आयन का सांद्रण आया है। ध्यान रखना ये क्या आया है, ये आया हमारे पास सांद्रण। अब हमारे को पीएच निकालना है, तो पीएच निकालने के लिए इस सांद्रण का मान जो है यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पर रखिए इसको, तो यहाँ पर पीएच बराबर क्या हो जाएगा -log, ठीक है। और यहाँ पर H+ आयन का सांद्रण कितना निकाला, 10 की घात -2, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10 की घात -2 इसका सांद्रण निकाला है। अब जब log दिया होता है तो इसके बेस में हमेशा 10 होता है, ध्यान रखना ये बात। और जो पावर होती है ना किसी भी चीज़ की, जो इसके log 10⁻⁻2 है, ये आगे आ जाता है। तो यहाँ से आप
जब ये माइनस का है और ये भी माइनस का है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 2 log 10 हो जाएगा। ठीक है, और log 10 का मान जो है ना 1 होता है, तो हम कह सकते हैं कि 2 गुणा में 1। ठीक है, log 10 का मान कितना होता है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ध्यान रखना, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है जब आपका log दिया हो। तो log बेस, इसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, log आधार 10। ठीक है, आधार 10 जब होता है, और नहीं भी दिया हो तो log की हमेशा आधार 10 होती है, स्टैंडर्ड होता है। जैसे फॉर्मूले होते हैं ना स्टैंडर्ड, वैसे इसका भी स्टैंडर्ड होता है। इस log को बहुत ज़्यादा डिटेल में आप केमिस्ट्री में और फिजिक्स में पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे। तो यहाँ पे आपका पास मान pH का क्या आ गया, 2। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम 11वें प्रश्न पे। इसमें है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। तो अपच के उपचार के लिए हम जिस औषधि का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं एंटासिड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाती है, ये आपको बताना है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस जो बनाता है वो कौन है। तो हमारा जो है इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम जो है ये ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, सोडियम जो है ये ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल अगर आपको फॉर्मूला याद है तब आप बता सकते हो। प्रोपेनॉल होता है जो, वो CH8O होता है प्रोपेनॉल। ठीक है, CH8O। अब C3H8O होता है। तो प्रोपेनॉल को जब हम इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए टुकड़ों को संयोजित करिए, जहाँ पे कार्बन 3 है वो देखिए। तो देखिए इसमें तो कार्बन 2 है तो ये तो होगा नहीं, और कहीं कार्बन 2 है नहीं, इन तीनों में कार्बन 3 है। तो कार्बन 3 इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है देखो 5 और एक 6 ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 और एक 7 ही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 7 और एक 8 है। तो यहाँ पे कार्बन आपको 3 मिल चुका है, हाइड्रोजन आपको 8 मिल चुका है टोटल मिला के, और ऑक्सीजन 1 मिल चुका है। तो हमारा फॉर्मूला जो है बी ऑप्शन करेक्ट होता है, C3H8O प्रोपेनॉल का सूत्र है ये ध्यान रखेंगे आप। 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आते हैं हम 14वें प्रश्न पे। इसके बाद हम उपखंड जो है बायोलॉजी का उसको करने वाले हैं। तत्व X जो है ये XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। क्लोराइड बोल रहा है भाई, ध्यान रखना, ये क्लोराइड बना रहा है Cl2 के साथ में जब X मिल रहा है तो, और ये एक ठोस है तथा इसका गलनांक भी अधिक है। दो चीज़ें आपको, 3-4 चीज़ें बता दी इसने। एक तो ये Cl2 के साथ X जो मिल रहा है वो क्लोराइड बना रहा है, दूसरा ये ठोस भी है, तीसरा इसका गलनांक अधिक भी है। आवर्त सारणी में ये तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास समूह दिए गए हैं। तो देखिए जब तत्व आपका क्लोराइड बनाएगा, और ठीक है साथ ही साथ ये ठोस भी है, ये चीज़ तो हम बाद में देखें। जब भी कोई तत्व क्लोराइड बनाएगा तो उसके बाहरी कोश में यानी कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 2 होती है। और 2 जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिस जिस तत्व की आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो हमारे वर्ग 2 में आते हैं, वर्ग 2 में आते हैं। ठीक है, और वर्ग दो में आने वाले कौन कौन से एलिमेंट है, वो आपका बेरिलियम है, आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम है, और क्या है आपका Ba है, उसके वाला स्टार्डियम है, रेवेडियम है। तो ये सारे के सारे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए उपखंड ग के ऊपर, होमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो होमोग्लोबिन किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो होमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का संचार करता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ये श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन का संचार करता है। ठीक है, इसके बाद निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है। तो देखो श्वसन जंतुओं में भी पाया जाता है, पौधों में भी पाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। उसके अलावा जो है हार्मोन जंतुओं में भी पाया जाता है और पौधों में पाया जाता है, ये भी होगा नहीं। वृद्धि दोनों की होती है, ये भी होगा नहीं। तंत्रिका तंत्र केवल जो है जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। लेकिन यहाँ मस्तिष्क में भी यहाँ पे ऑप्शन दिएगा मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर या मस्तिष्क के अधर तल पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 18वां जो प्रश्न है उसकी तरफ मूव करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। तो मानव में भ्रूण को जो है आपका पोषण मिलता है, उस चीज को बोलते हैं हम प्लेसेंटा। ठीक है, ये गर्भाशय में होता है छोटा सा हिस्सा जिसके अंदर बच्चा पलता है, और इसके अपशिष्ट को चाहे इसके खाने के भोज्य पदार्थ को सब कुछ जो है यहीं पर मिलता है, पोषण भी मिलता है और उसके अपशिष्ट का भी निपटारा भी यहीं से होता है। तो प्लेसेंटा वो ऐसी जगह है जिसके बारे में आप डिटेल में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम। इस सभी को पता होगा कि कौन है वो। तो जैव विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया था उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, तालाब की सामान्य आहार श्रृंखला में उत्पादक कौन है। तो तालाब के सामान्य आहार श्रृंखला में जो है उत्पादक कौन है, वो है आपके पादप पल्लवक। एक तरह से ये जो है पादपी होते हैं, ठीक है। ये पादप पल्लवक जो हैं यही इसके उत्पादक होते हैं। मेन जो है बोल सकते हैं प्राइमरी ये होते हैं। इन पादप पल्लवों को जो है ये लार्वा वार्वा खाते हैं और जो है छोटी मछलियां खाती हैं और उसके बाद में बड़ी मछलियां खाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चेन चलती रहती है। सबसे पहला जो है आपका उत्पादक कौन सा है, पादप पल्लवक। तो यहाँ पर 20 प्रश्न देख लिया। अब आते हैं खंड ब में। तो खंड ब की बात करते हैं। खंड ब में आपसे पूछा गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी दर्पण, यहाँ पे दे दिया है किसी दर्पण, थोड़ा सा ध्यान देना है, ना तो उत्तल दिया है ना अवतल दिया है। किसी दर्पण द्वारा बने किसी बिंब का प्रतिबिंब आकार में, इस दर्पण द्वारा, कोई भी दर्पण है उसके द्वारा जो कोई बिंब है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आकार में 1/3 गुना दिखाई देता है। बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि हमें बताना है कि बिंब जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया है और दर्पण तथा बिंब की प्रकृति क्या है ये भी हमें बताना है। तो इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम नोटिफाई करेंगे, उसके बाद ही हमारे पास आंसर आ पाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे को क्या दिया गया, फोकस दिया गया है। फोकस को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम सब निकाल लेंगे। सबसे पहले हम, लेकिन फोकस किसका माने ये भी समझने वाली बात है। सबसे पहले हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं, क्योंकि ये किसी दर्पण की बात कर रहा है। तो हमारे पास ना तो अवतल का पता है ना उत्तल का पता है, ना इसमें ऐसा कुछ डिटेल दी रखी कि हम बोल रहे हैं कि हाँ ये उत्तल होगा या अवतल होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है हमारे को बोला है कि दोनों चीज़ें प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स में आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो है आपको क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमको दिया गया है फोकस जो है 20 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर जो हमारे को दे रखा है ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें बोल रहा है एक चीज़ बहुत खास, जो है बिंब का बने किसी बिंब का, ठीक है। जो बिंब बन रहा है यानी कि जो आपकी बिंब जो है, बिंब का प्रतिबिंब जो है वो आकार में 1/3 दिखाई देता है। बिंब का प्रतिबिंब जो है वो आकार में 3, यानी कि इमेज जो है वो आकार में 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो, हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो आकार है, वस्तु का आकार यानी कि हम कह सकते हैं वस्तु का आकार जो HO है, नहीं HI है, जो इमेज है, क्योंकि बिंब का प्रतिबिंब जो है, ये प्रतिबिंब जो है वो कितना बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के आकार में 1/3 दिखाई देता है। तो ये HI जो है, इमेज जो बन रहा है, यहाँ पे बोल रहा है किसी दर्पण द्वारा बने किसी बिंब, यानी कि इमेज जो बन रहा है, ठीक है, किसी बिंब का, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब बन रहा है, आई बन रहा है, वो आकार में 1/3 दिखाई दे रहा है। तो ये आई जो बन रहा है ये आकार में 1/3 दिखा रहा है, किसका, बिंब का। बिंब क्या है, वस्तु है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल देते हैं इसको, वस्तु का आकार को ओ से डिनोट कर देते हैं। तो एच आई बराबर 1/3 HO, ये हो गया। अच्छा, आवर्धन सूत्र हमें पता होगा अवतल दर्पण के लिए। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर अवतल दर्पण जो है ना उसमें मैग्निफिकेशन M = होता है V/U। मेरे को बच्चे ने कमेंट किया था, लेकिन उसने क्या उसमें लगा दिया था, उसने बोला था कि ये आपका प्लस में होता है और उत्तल दर्पण के लिए, अवतल में उसने माइनस लगा दिया था, जो कि ये गलत है, ठीक है। तो जब उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो ये माइनस में होता है, -V/U। और इसका मान अगर हम हाइट की बात करें तो ये होता है HI/HO, यानी कि इमेज की साइज, ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो ये बराबर होते हैं। अब हमारे को यहाँ पे M का मान तो दिया नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें दी गई हैं वो तो हम जान सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि अगर मैं देखूँ ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये किसका, HO का मान मैंने 3HI लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम HI का मान डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए -V/U बराबर HI का मान क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है उसी के हिसाब से हमने HI का मान ये निकाला है। तो इस HI का मान क्या हो गया, यहाँ पे 1 गुणा में HO कर दो तो HO/3। तो हम कह सकते हैं कि HI की जगह में इसकी जगह क्या रख रहा हूँ, इसके मान को रख रहा हूँ, ठीक है।
अब इसका मान क्या है, 1/3 HO, यानी कि गुणा कर दो तो ये हो जाएगा HO बटे में 3, और बटे में नीचे क्या है, HO है ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा -v/u आ गया। अगर हम इसको करें तो देखोगे कि यहाँ पर h से h कट जाएगा, तो यानी कि ये h और ये h हट जाएगा। अब ये h और ये h कट गया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मैं सीधा सीधा बोल दूंगा, जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/3, क्योंकि ये 1/3 ही रह गया ना, ऊपर नीचे तो एक ही रह गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -v/u बराबर 1/3। ये हमारे पास v/u का मान आ गया। यहाँ से v का मान क्या आ जाएगा, अगर v का मान निकालना चाहूँ तो v बराबर जो है वो आ जाएगा आपके पास में 1/, u उधर चला जाएगा तो -u/3 हम लिख सकते हैं। v का मान कितना आ गया, -u/3। इसी समीकरण से हमने निकाल लिया। दर्पण सूत्र हमें पता है, उसको लगाएंगे इसमें। तो दर्पण सूत्र को लगाते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या है, सभी को पता है कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/v + 1/u, क्योंकि यहाँ पे दर्पण की बात हो रही है। अब यहाँ पे हम सभी के मान रख सकते हैं, तो मान रख लेते हैं दर्पण सूत्र का प्रयोग करके। मेरे को v का मान पता है, ये रहा, ठीक है, ध्यान रखना है। f का मान मुझे पता है, ये रहा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, u निकालना है, सब निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान रखते हैं, फिर हम ऊपर वापस क्वेश्चन के पास पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है आपका 1/, क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं 1/20, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास मान, ये v का मान मैं रख देता हूँ। तो ये हमारे पास कितना आया था, ये आया था आपके पास में 1/v का मान, अभी ऊपर देख लेते, ये रहा -u/3। तो हम इसको -u/3 यानी कि माइनस, अच्छा, ये जब नीचे रखूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। आप जब v का मान ये v का मान रखोगे, ये -u/3 रखोगे तो उल्टा हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, 3/u हो जाएगा, वो भी माइनस में। सही है। हम आगे स्टेप ज़्यादा लंबा करें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट -3/u, और यहाँ पर क्या है, +1/u, यानी कि अभी इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20, और इधर क्या आ जाएगा, -3/u, और प्लस का 1/u, यानी कि -2/u, -2/u, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो u का मान जो आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा आपका -2 गुणा में 20 बराबर में -40। ठीक है, ये किसका मान आया, u का मान आया। यानी कि इस प्रकार जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, माइनस में आ गया ना। अब ध्यान रखना है, ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि जो है आपका ये ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि आपका वस्तु कहाँ पर है, दर्पण के, वस्तु जो है दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने। ठीक है, वस्तु जो है दर्पण के सामने है। और कुछ बता सकता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, v का मान निकाल लेते हैं। v, अब देखो v तो हमने u के टर्म में निकाला था, तो u का मान हमें मिल गया, तो v का मान निकल जाएगा। तो v का मान भी निकाल लेते हैं। v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर देखिए -u/3 था, जो ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं v का मान हमने -u/3 ले रखा है। u का मान मेरे पास -40 आया है, तो यहाँ पे मैं -40 रख दूँ तो देखिए यहाँ पर आपका आएगा माइनस, पहले से ही है, और मुझे रखना है -40। ठीक है, और बटे में क्या है, 3, तो बटे में 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 40/3 आ गया मेरे पास v का मान। तो अब इस प्रकार जो है वस्तु कैसा बना, तो वस्तु जो है आपका कैसा बना, देखो ध्यान से, इधर यहाँ पे दर्पण के सामने, ठीक है, और जो है आपके पास में सिंपल सी चीज़ है कि आपका वस्तु दर्पण से कितनी दूर है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो कि हमने निकाल दिया, दर्पण के सामने है और 40 सेंटीमीटर दूरी पर है। साथ ही साथ जो है ये कैसा है आपका वस्तु से, देखो ध्यान से, ये आपका वस्तु से कैसा है, देखो v जो है, v आपका 40/3 है, ठीक है, और ये आपका माइनस में है। तो आपका ये वस्तु का दर्पण वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूर है, और बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा बना है, प्रतिबिंब छोटा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रतिबिंब छोटा होगा, छोटा यानी कि डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, दर्पण के सामने फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, छोटा होगा यानी कि डिमिनिश्ड होगा, आभासी होगा यानी कि वर्चुअल होगा। ठीक है, और वर्चुअल होगा तो इसका मतलब सीधा भी होगा, वर्चुअल मतलब आभासी। ठीक है, आभासी होगा, और जब आभासी होता है तो हमेशा क्या होता है, सीधा। क्यों, आपने
एग्जाम्पल देखा था स्टार्टिंग में, पहला ही ऑप्शन हमने देखा था जिसका हमने चित्र बना के देखा था, जिसमें आभासी आया था। जब भी आभासी होगा हमेशा सीधा होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ये एक मिरर पूरे चैप्टर का निचोड़ है। अगर आभासी होगा तो सीधा होगा, और वास्तविक होगा, कोई भी बिंब अगर वास्तविक बनता है इमेज, तो वो हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ये आपका सीधा यानी कि इरेक्ट है, ठीक है। और उल्टा बनेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आभासी यानी कि वर्चुअल हो गया, ठीक है, और इरेक्ट मतलब सीधा हो गया। तो वास्तविक बनेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि रियल बनेगा तो उल्टा बनेगा। इरेक्ट मतलब आपका सीधा हो गया, और रियल का हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रियल, रियल तो है ही, और उल्टे को हम क्या बोलते हैं उसको, इरेक्ट, और अपोजिट कुछ बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा उस टर्म को, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया कि दर्पण के सामने छोटा वर्चुअल आभासी सीधा इरेक्ट बनेगा। ये उत्तल दर्पण से बनाया हमने। अगर हम इसको अवतल दर्पण से बनाते तो क्या बनेगा, तो अवतल दर्पण में भी हम इसको रख लेते हैं। अवतल दर्पण में जो आवर्धन होता है ना, ये जो आपका मान होता है वो क्या हो जाएगा आपका अवतल दर्पण में, उसको भी रख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में जो आपका एफ जो होता है ना, वो एफ इक्वल्स टू -20 आ जाएगा। ये अवतल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अवतल में यानी कि कॉनकेव, कॉनकेव में एफ जो है हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ये सीधा सीधा। और यहाँ पर m जो हम ले लेंगे वो कैसा हो जाएगा, आवर्धन सूत्र जो है हम कैसा प्रयोग कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जब अवतल दर्पण की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन जो है, यानी कि ये जो है ना, ये आकार का कितना गुना है, इतना गुना, तो ये जो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये नकारात्मक हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं अवतल दर्पण में जो है ये नकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये नकारात्मक हो जाएगा आकार में। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं, मैं कह दूँ कि देखो आपका क्या होता है, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, लेकिन ये नकारात्मक रहेगा। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से f का मान है मेरे पास, m का मान है, और m का मान जो है मैंने आपको बताया था, m बराबर क्या होता है, तो m बराबर ये भी होता है कि आपका हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैग्निफिकेशन दोनों में आपका ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका ये आ जाएगा -v/u। अब यहाँ से हम जो है मान रख लेंगे इन सभी के, तो m का मान जो है अगर मैं रखूँ तो -1/3 रख दूँ, और इधर से hi और ho को छोड़े हम -v/u रख देते हैं, तो -v/u का मान कितना आ जाएगा, तो -v/u। यहाँ से आप किसी का भी मान निकालिए, किसका निकालना चाहेंगे, v का मान निकाल लेते हैं, तो v बराबर क्या आ जाएगा, u/3, ठीक है। क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे तो वही 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूले में v का मान u/3 है, तो हम u/3 को करेंगे नीचे, तो ये 3/u हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/u प्लस में 1/u, और यहाँ पर दिया हुआ है 1/-20, ठीक है। ये ध्यान रखना है, हमारा पास चेंज किया हुआ है, यहाँ पर चेंज हुआ, बाकी सब कुछ सेम है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, बस आप घबराना नहीं है कि भाई ये ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही चीज़ है जो उत्तल दर्पण का है, बस यहाँ पर एक चीज़ की हुई है, माइनस में चेंज हो गया, ठीक है। अब हमें क्या कर लेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 3/u प्लस 1/u कितना हो गया, 4/u हो गया, तो मैं कह दूंगा 1/-20 बराबर 4/u। u को उधर ले जाऊंगा तो u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर आ जा रहा है -80, ठीक है, -80 आ गया u। और u का मान जब मैं v में रखूंगा, यहाँ पे v में रखूंगा, तो v का मान कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा -80/3। तो v का मान ये आया और u का मान ये आया। अब हम क्या कह सकते हैं, प्रतिबिंब जो है इसमें कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, क्योंकि इसमें माइनस में आ गए हैं सारा सारा, तो वास्तविक बन गया, और वास्तविक में तो उल्टा बन गया, और दर्पण से 80 सेंटीमीटर की दूरी पे बन गया, ठीक है। वास्तविक बन गया, वास्तविक बन गया, वास्तविक है, और उल्टा है, और वस्तु से कितनी दूरी पर है, 80 सेंटीमीटर की दूरी पे है आपके दर्पण से। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हुआ। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से कैसे प्राप्त करेंगे, इसको आपको समझा देना है। अच्छा, यहाँ पे 3 प्रतिरोध की प्रतिरोधकता 2, 3 और 6 है। इसका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इसका परिणामी प्रतिरोध जो है 1 ओम हो या फिर 4 ओम हो। दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं। 1 ओम होने के लिए क्या करेंगे, देखो
पहले 1 ओम होने के लिए निकाल लेते हैं, फिर 4 ओम का। 1 ओम होने के लिए हम सारे को क्या है, हम समानांतर क्रम में जोड़ देंगे, यानी कि हम 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, इन तीनों को किस में जोड़ देंगे, तीनों को जो है हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। पैरेलल मतलब समानांतर, ठीक है। समानांतर में करोगे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, और ये क्या हो जाता है 1/r के, ठीक है। एलसीएम ले लो तो यहाँ पे 6 ही आएगा इसका एलसीएम। एलसीएम 6 ले लो, 6 बराबर 1/r तो इधर है ही, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 या 6 यानी कि 3 प्लस 3 दूनी 6 यानी कि 2 प्लस 6 कम 6 1, यहाँ पे 3 और 2 5 और 1 6 यानी कि 6/6, यहाँ पे आया 6/6 बराबर 1/r। 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि 1/r का मान कितना आ गया, 1/r बराबर आ गया 1/1, यानी कि आप कहोगे कि r बराबर क्या आ गया, r बराबर आ गया 1, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले वाले का ऑप्शन आ गया कि हम इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। और दूसरे में 4 ओम प्राप्त करना है, तो इसमें थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि हमको ये 4 ओम कैसे मिलेगा। तो 4 ओम प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें अगर 4 ओम हमें प्राप्त करना है तो सबसे पहली चीज़ हमें करनी है, देखो R1 तो ये हो गया आपका, R2 ये हो गया, और ये R3 हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं R3 और R2 को, क्योंकि हमें ये करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, तो R1 को तो हम डायरेक्ट जोड़ेंगे यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और R2 को समांतर क्रम में R3 के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से ये श्रेणी क्रम में और बाकी दोनों समांतर क्रम में। तो R1 तो मेरे पास 2 है, और ये है मेरे पास 1/3, और ये है मेरे पास 1/6। इनका लघुत्तम ले लो तो इसका भी 2 तो पहले से ही है, प्लस में इधर लघुत्तम लेंगे तो इसका आ जाएगा 3 और 6 का 6 ही, और 3 दूनी 6 यानी कि ऊपर आ गया 2, और इधर आ गया प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो 2 तो है ही, प्लस में इधर कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया। तो यहाँ पे आया 2 प्लस 1/2, इसके बटे में 1 मान लो, तो यहाँ पे लघुत्तम आ गया 2, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2 2 दूनी 4, 4 4 2 दूनी 4 प्लस में 1, तो 4 और 1 5, 5/2 हो गया ये तो। 5/2 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, हमने ना यहाँ पे एक मिस्टेक करी है उसको समझ लीजिए, ताकि आप भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है समझना है बस आपको, बस सिंपल सा है, कुछ भी इसमें नहीं है ऐसा जो आप नहीं समझ पाएँ। बस मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन को हम समझा पाएँ सही तरीके से। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, मैंने सही बोला है कि आपका जो है 2 को तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है, और बाकी 1/3 और 1/6 कर देंगे, क्योंकि ये समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ये दोनों समांतर में है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि 1/3 प्लस 1/6 बराबर होता है 1/r, ये नहीं करा था ना हमने, यानी कि ये समांतर क्रम में इस तरह से लिखा जाता है। तो ये समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और श्रेणी क्रम वाला तो डायरेक्ट इसमें 2 श्रेणी यानी कि r जुड़ी जाएगा। ये r का मान कितना है, ये रहा, ठीक है। तो यानी कि ये R1 है, ये R2 मान लीजिए, और ये R3 मान लीजिए, और इक्विवेलेंट है R। तो R1 का मान तो श्रेणी में डायरेक्ट जोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब पहले हम इसको निकाल लेते हैं, यहाँ पे R का मान क्या आएगा। तो यहाँ पे R जो है आपका कितना आ जा रहा है, मैंने बताया था ना, लघुत्तम लेंगे 6, यहाँ पे आ गया 2 प्लस 1 बराबर 1/r। तो यहाँ से हम इसको कर ले तो ये कितना 1/r बराबर कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। तो यहाँ पे जब मेरे पास आया 1/r बराबर 1/2, तो यहाँ से r का मान कितना हो जाएगा, तो r इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से मेरे को r प्राप्त हुआ, r बराबर 2, ठीक है। r बराबर 2 प्राप्त हुआ, और R1 भी 2 ही है, तो 2 ये और 2 ये मिलकर के कितने हो गए, श्रेणी क्रम में 4 हो गए। तो इस तरह से ये हमारा आंसर इसका भी कंप्लीट होता है। तो ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन हुआ। बाकी ये विद्युत मोटर का सिद्धांत वाला क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आपको, आपने इससे पहले वाला सेट दिया। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर होता है ये आपको बताना ही है। उपखंड ख की बात करें तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शंस जो हैं समीकरण को संतुलित करना है। इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें तो कुछ इशू नहीं है। यहाँ पर HNO3 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इसमें 2 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका 2 है, ठीक है ना। H कितने हैं, 2, तो आपको तो दोनों पक्ष बताए होंगे, समझाए होंगे। उसके अलावा 2HNO3 है,
और CaOH2 है, सही है। और यहाँ पर भी आपका CaNO3 होल ट्वाइस, और यहाँ पर जो है कम हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे 2 H है और यहाँ पर भी 2 H, 4 H हो गए। यहाँ पर 2 ही H है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गया। अगला जो है, अगर हम मैं संतुलित करना चाहूँ तो यहाँ पर जो है आपका क्या क्या कमी है, यहाँ पर आपका 2NaOH हो जाएगा क्योंकि Na2 है यहाँ पर। और उसके अलावा क्या चेंजेस हैं इसमें, यहाँ पे H2SO4 इधर तो सही है, और इस साइड में H2, यहाँ पे 2H है, यहाँ पर एक और H है, 3H है, और यहाँ पे देखो H 2 4 हो गए तो इधर भी 2 लग जाएगा, तो 2H2O हो जाएगा और Na2SO4, ये सही हो गया। इसके बाद आ जाइए NaCl पे। तो NaCl को अगर मैं संतुलित करूँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखें तो NaCl इधर है, Cl इधर भी है एक, Cl इधर भी एक, ठीक है। AgNO3 इधर भी है, AgNO3, Ag इधर भी है, NO3 इधर भी है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे समीकरण संतुलित है। हमने इस दोनों को संतुलित। तीसरा देखते हैं, BA2 BaCl2 और H2SO4। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, बाकी सब सही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बना देंगे क्योंकि यहाँ पे Cl भी 2 है और यहाँ पर भी अब Cl2 हो गया, तो ये हमारा वह संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये संतुलित भी हो गए। आगे बढ़ते हैं, खनिज तथा, तो ये आपने देख लिया, ये संतुलित कर दिया, ये भी संतुलित कर दिया, ये संतुलित ऑलरेडी है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। और उसके अलावा ये संतुलित कर दिया। यहाँ पर आपका खनिज तथा अयस्क में अंतर आपको स्पष्ट करना है, और कार्बन के कौन से 2 विशिष्ट गुण हैं और जिसके कारण जो है कार्बन असंख्य यौगिक बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। अच्छा, ये आपको पता ही है, पैटर्न तो मैंने बता ही दिया है कैसे कैसे रहेगा। खंड ब में जो हम पढ़ी रहे थे, तो आपको स्टार्टिंग के जो ये 4 प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न होंगे, ये तो एज इट इज आएंगे, इनको तो आपको करना ही करना है। 3 प्रश्न में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। चौथा जो प्रश्न है इसमें आपको अथवा पाठ मिलेगा, ठीक है। चौथे प्रश्न में एक अथवा, मतलब दोनों में से कोई एक करना होगा। 5वें प्रश्न भी आपको पूरा करना होगा, 5वें में कुछ पार्ट नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, 6ठे में भी कोई पार्ट नहीं मिलेगा, 7वें में आपको अथवा पार्ट देखने को मिलेगा, 7वें प्रश्न में भी अथवा मिलेगा। पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था ये सारी चीज़ें, इसमें भी समझा देता हूं जो बच्चे उसको नहीं देख पाए हैं, और घंटी का बटन दबा देना। इसके बाद जो है उपखंड ग की बात करें, जो आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन है, इसमें आपका 8वां प्रश्न कंपलसरी है, 9वां प्रश्न भी आपको करना अनिवार्य है, 10वां भी आपको करना है, यानी कि तीनों प्रश्न इसमें भी करना अनिवार्य है, लेकिन 11वें प्रश्न में आपको अथवा पाठ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र आपने देखा। आशा करता हूँ इससे बेहतरीन सीखा होगा। अगले वीडियो के लिए आप जो है तैयार हो जाइए। नोटिफिकेशन आइकन जरूर क्लिक कर ले ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सारे वीडियो पढ़िए, अगर आप 100% परिणाम चाहते हैं तो सारे वीडियो पढ़िए, और मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको जरूर करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।